हमने अपनी फर्स्ट वीडियो जो सीएमएसएल की पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन की करी थी बच्चे, उसके अंदर मैंने आप लोगों को 30 पास्ट ईयर एग्जाम की जो केस स्टडीज हैं उसकी एक क्विक बाइट क्विक रिवीजन दी थी। अब मैंने कहा था कि 30 के बाद नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आऊंगा, तो इस वीडियो के अंदर आपके पास्ट ईयर एग्जाम की केस स्टडी नंबर 31 से लेके 42 तक मैं इस वीडियो के अंदर ला रहा हूं बच्चे। ये 20 मिनट्स की जो वीडियो है, इसमें 12 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है सीएमएसएल के कवर हो रहे हैं। तो फटाफट से आइए इसको देखते हैं। एक कंपनी है जो कि 400 इक्विटी शेयर्स का पब्लिक इशू ला रही है। इसमें से 50% जो है वो क्यूआईबीज के लिए रिजर्व रखा है उसने। इसका मतलब क्या हो गया कि 400 में से 200 इक्विटी शेयर्स जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, उसमें से कितना पोर्शन वो एंकर इन्वेस्टर्स को देगी। जो जितना पोर्शन क्यूआईबीज के लिए होता है उसका 60% एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होता है, यानी कि 200 करोड़ का 60% हो गया। 120 करोड़ इक्विटी शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखे जाएंगे। उसमें से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को कितना दिया जाएगा? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए जो रिजर्वेशन होती है वो होती है एंकर इन्वेस्टर्स का 1/3। एंकर इन्वेस्टर्स कितने आए थे, हमने कैसे निकाले थे? टोटल 400 करोड़, उसका 50% क्यूआईबीज के लिए यानी कि 200 करोड़, उसका 60% एंकर इन्वेस्टर्स के लिए यानी कि 120 करोड़ शेयर्स, उसका 1/3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए, यानी कि 40 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए आएंगे। एंड कहता है जो एंकर इन्वेस्टर्स का बिडिंग प्राइस आया था वो आया था ₹855, जबकि जब पब्लिक का इशू क्लोज हुआ तो जो फाइनल कट ऑफ प्राइस आया वो आया ₹858, यानी कि एंकर इन्वेस्टर से ₹855 लिए थे जबकि पब्लिक से ₹858 लिए हैं। तो पब्लिक से ₹3 ज्यादा लिए। ये ₹3 एंकर इन्वेस्टर से भी कंपनी रिकवर करेगी। एंकर इन्वेस्टर को टोटल कितने शेयर्स दिए गए थे? एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर दिए गए थे 120 करोड़ इंटू ₹3 के हिसाब से 360 करोड़ रुपए, 360 करोड़ रुपीस और एंकर इन्वेस्टर से ले लिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेबी, एक स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी की शेयर्स की ट्रेडिंग को कब कब किस किस ग्राउंड पे सस्पेंड कर सकती है। सेबी ने इसके लिए एक सर्कुलर लाया था जो कि 2018 का सर्कुलर है। उसके अंदर सेबी ने बोला था कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी 2 क्वार्टर्स तक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करती है, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक वो ऑडिट कमिटी का जो कॉम्पोजिशन है वो ठीक नहीं करती है, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक कंपनी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं देती है, जो कि प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, लगातार 2 क्वार्टर तक कंपनी अपने अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं देती है, या लगातार 2 क्वार्टर्स तक कंपनी अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट नहीं देती है। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर इन 5 में से कोई भी नॉन कंप्लायंस करती है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है 2 क्वार्टर के बाद कंपनी को नोटिस देके उसके शेयर्स की जो ट्रेडिंग है उसे सस्पेंड कर सकती है। चाइना के बिलियनियर जैक मा की एक फैमिली ट्रस्ट है चाइना में, जो इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है। वहीं जो चाइना का पीपल्स बैंक है वो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? सबसे पहली चीज तो ये दोनों ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलेंगे एज पर सेबी एफपीआई रेगुलेशन 2019। अब आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर 2 कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। जहां कैटेगरी 1 ऑफ एफपीआई होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ओन्ड बॉडीज आती हैं, वहीं नॉन गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो कैटेगरी 2 एफपीआई के अंदर आती हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, वो जो फैमिली ओन्ड ट्रस्ट है वो आएगी कैटेगरी 2 के अंदर क्योंकि वो नॉन गवर्नमेंट है, और जो पीपल्स बैंक है यानी कि जो चाइना का सेंट्रल बैंक है वो आएगा कैटेगरी 1 एफपीआई के अंदर। एक लिस्टेड कंपनी के 2 प्रमोटर्स हैं जिनका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में हर क्वार्टर पे आता है। हम सबको पता है कि रेगुलेशन 31 के हिसाब से हर लिस्टेड कंपनी सेबी को शेयर होल्डिंग पैटर्न देती है क्वार्टरली बेसिस पे, जिसके अंदर वो बताती है कि हमारे इतने प्रमोटर्स हैं और इनके बाद इतने शेयर्स हैं और पब्लिक के बाद इतने शेयर्स हैं। अब उसमें 2 प्रमोटर्स हैं, ए एंड बी।
ये जो दोनों के दोनों प्रमोटर्स है ये चाहते हैं कि अब अगली बार जब शेयर होल्डिंग पैटर्न जाए स्टॉक एक्सचेंज को एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, तो उसके अंदर इन दोनों का नाम एज अ प्रमोटर ना आए। तो क्या ये अपने नाम को रिक्लासिफाई करा सकते हैं? जो मिस्टर ए है वो कंपनी के 12% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं और वहीं जो मिस्टर बी है वो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो दोनों का ही आंसर है नो। वाई? बिकॉज कोई भी ऐसा इंसान जो कि कंपनी का प्रमोटर है एंड वो कंपनी के 10% से ज्यादा वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहा है तो वो खुद को पब्लिक शेयर होल्डर की तरह क्लासिफाई नहीं करा सकता। एंड सेकेंडली, ये जो कंपनी के सीईओ हैं ये कंपनी के केएमपी हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल, इसलिए ये भी इनएलिजिबल है टू बी क्लासिफाइड एज पब्लिक शेयर होल्डर। ये सारी की सारी बात कहां पे लिखी हुई है? रेगुलेशन 31A ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 में। मिस्टर एक्स जो है वो लिस्टेड कंपनी के 32% शेयर या वी कैन से वोटिंग राइट होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैं और नए शेयर्स एक्वायर करूं, लेकिन ना ही वो ट्रिगर टच करना चाह रहे हैं, ना ही वो पब्लिक अनाउंसमेंट देना चाह रहे हैं, ना ही वो डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, ना ही वो लेटर ऑफ ऑफर देना चाह रहे हैं और नए शेयर्स एक्स्ट्रा लेने के लिए वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई भी लीगैलिटी में पड़ना पड़े। तो क्या वो नए शेयर्स खरीद सकते हैं? इफ यस तो ज्यादा से ज्यादा कितने %? ये केस है रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 ऑफ सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, जिसे हम टेक ओवर कोड बोलते हैं। इसके हिसाब से रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में क्रीपिंग एक्विजिशन दिया हुआ है, जहां अगर किसी के पास कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं या वोटिंग राइट्स हैं बट लेस देन 75% है तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो और 5% एक्वायर कर सकते हैं एंड इसके लिए उन्हें कोई ट्रिगर टच नहीं होगा और इन्हें कोई ओपन ऑफर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी है जो कि 125 करोड़ रुपीस का पब्लिक इश्यू ला रही है, इसमें से 20 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है जो कि प्री इश्यू इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए है, यानी कि ये 125 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए जो है वो प्री इश्यू शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएंगे एंड जो रिमेनिंग पैसे बच गए 105 करोड़ रुपीस वो फ्रेश इशू है, कंपनी नए शेयर इशू कर रही है और वो पैसा कंपनी के खाते में जाएगा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। अब कहता है इस केस के अंदर आप बताइए कि क्या कंपनी को कोई कंप्लायंस करने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग ऑफ द फंड्स, जो कंपनी पैसा ले रही है वो सही जगह पर लगा रही है कि नहीं, एंड क्या इसकी कोई एक्सेप्शन भी है। तो आइए समझते हैं। अगर ये कंपनी का आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो रेगुलेशन नंबर लगेगी 41 और अगर ये एफपीओ है तो रेगुलेशन नंबर लगेगा 137 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, जो बोलता है कि जो भी इशू का साइज है उसमें से ऑफर फॉर सेल को हटा दो और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा अगर वो 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा है तो फिर कंपनी को एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी और वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देगी जब तक ये पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं हो जाता। इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में 125 करोड़ रुपीस में से 20 करोड़ हम माइनस कर देंगे तो फ्रेश इश्यू जो है वो कितना आ गया? 105 करोड़, जो कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब इस केस के अंदर कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी जो मॉनिटर करेगी यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स और जब तक ये पैसा खत्म नहीं हो जाता तब तक क्वार्टरली बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट दी जाएगी। अगर इश्यूअर कंपनी बैंकिंग कंपनी है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इंश्योरेंस कंपनी है तो उनको एक्सेप्शन दी गई है और उनको इस कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक लिस्टेड कंपनी अपने डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देना चाहती है। जो डायरेक्टर 1 है वो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर 2 है वो डायरेक्टर भी है और प्रमोटर भी है, और जो डायरेक्टर 3 है वो कंपनी में 12% शेयर्स होल्ड करता है। तो इन तीनों में से कंपनी किसको ईसॉप दे सकती है? पहली बात तो सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021 की बात करें तो बॉस ईसॉप दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉय की डेफिनेशन यहां दी गई है रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज आई के अंदर। एंड
जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आता, तो उसे ईसॉप नहीं मिलेंगे। ऐसा डायरेक्टर जो प्रमोटर भी है वो भी ईसॉप नहीं मिलेंगे उसको भी। क्यों? क्योंकि वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आता। एंड थर्डली, ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग शेयर्स होल्ड कर रहा है वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा, यानी कि वो भी ईसॉप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एज पर रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज आई ऑफ सेबी, एसबी, ईबी एंड एससी रेगुलेशन 2021, ये तीनों ही डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे एंड ये तीनों के तीनों इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर रिसीविंग ईसॉप। मिस्टर गौतम अडानी जो है ये अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। भगवान इनकी उम्र को लंबी रखे, लेकिन इनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है एंड उस एक्सीडेंट में इनको थोड़ी चोट लगती है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि 1 हफ्ते में ये रिलीज हो जाएंगे। अब क्या इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मानी जाएगी एज पर सेबी पीआईटी रेगुलेशंस 2015? तो आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि कंपनी के शेयर्स के प्राइस को इंपैक्ट करे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उस एक्सीडेंट के अंदर उनकी जान चली जाती, उनकी डेथ हो जाती, तो फिर इस केस के अंदर वो यूपीएसआई मानी जाएगी। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि बॉस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने रेपो रेट कम कर लिया है। अब उसने रेपो रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया बाय 40 बेसिस पॉइंट्स। अब क्या ये अडानी ग्रुप के लिए, अडानी की जो लिस्टेड कंपनी है इसके लिए क्या ये यूपीएसआई है? क्या ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इकोनॉमी सेक्टर पे ये न्यूज है। ये न्यूज स्पेसिफिकली अडानी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। ये सारा आंसर हम कहां से निकाल रहे हैं? रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज एन जो है ऑफ सेबी पीआईटी रेगुलेशंस 2015, जहां 16 चीजों की 16 केसेस की लिस्ट दे रखी है। ये सारी की सारी चीजें यूपीएसआई मानी जाएंगी एंड वो लिस्ट जो है वो इंक्लूसिव है, इलस्ट्रेटिव है। इसका मतलब क्या है कि वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, उसके अलावा और भी चीजें यूपीएसआई में आ सकती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है एंड रिलायंस के टोटल 12 डायरेक्टर्स यानी कि 12 डायरेक्टर्स हैं। आप कंपनी सेक्रेटरी हैं एंड आपको यह बताना है कि अब जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसका कोरम क्या होगा एंड क्या उसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है विच नीड्स टू बी कंप्लाइड विद। तो इसका आंसर है रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 2A ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 के अंदर, कि क्योंकि रिलायंस जो है ये टॉप की 2000 कंपनीज के अंडर आती है। इनफैक्ट रिलायंस का मार्केट कैप तो इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर जो रिलायंस है इसका जो कोरम होगा बोर्ड मीटिंग का वो होगा टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 या 3 डायरेक्टर्स विचएवर इज हायर। तो 12 का 1/3 हो गया 4, तो 4 या 3 विचएवर इज हायर तो 4 एंड उनमें कम से कम एक जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रेजेंट होना चाहिए, वरना वो कोरम वैलिड नहीं माना जाएगा। एक लिस्टेड कंपनी का जो शेयर है मार्केट में वो चल रहा है 2500 रुपीज का। वो अपने एम्प्लॉइज को 250 रुपीज पे जो ईसॉप है वो ऑफर करती है। उसके अंदर कंपनी ये बोलती है कि जो 250 रुपीज हम आपसे ले रहे हैं इसके अंदर आप 50 रुपीज की अप फ्रंट पेमेंट कर दो एंड रिमेनिंग 200 रुपीज पर शेयर जो है वो आप करना 1 साल के बाद, जब आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा और आपका एक्सरसाइज का जो टाइम है वो आ जाएगा। अब कंपनी ने एम्प्लॉय को 1000 शेयर्स दिए हैं। 1 साल के बाद वो जो एम्प्लॉय है वो एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहा अपने इस राइट को, यानी कि वो जो एम्प्लॉय है वो कहता है नहीं जी मुझे इस ईसॉप को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कराना। अब बात ये आती है कि जो स्टार्टिंग में 1 साल पहले जब उसे ईसॉप का लेटर मिला था, लेटर ऑफ ऑफर, उसमें उसने 50 रुपीज पर शेयर जो है, पर ईसॉप जो है वो पे किया था 1000 ईसॉप के बदले, यानी कि उसने 50,000 रुपीज पे किए थे। अब वो कंपनी फोरफीट करेगी या उसको रिफंड करेगी? इसको लेके सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस यानी कि एसबीईबी एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, पूरा नाम ये है ना, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 का जो रेगुलेशन 20 है वो बात करता है कि यहां कंपनी चाहे तो वो रिफंड भी कर सकती है और चाहे तो वो फोरफीट भी कर सकती है। लेकिन ये बात कंपनी ने पहले ही उस लेटर ऑफ ऑफर में बताई होगी जो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एंड
जो कंपनी की कॉम्पनसेशन कमिटी है उन्होंने वो ड्राफ्ट किया था। लेकिन जेन्युइनली होता क्या है सर, कंपनी फोरफिट करती है या रिफंड करती है? अगर तो उस एम्प्लॉय की गलती है, वो मान लो बीच में ही कंपनी छोड़ के चला गया, वेस्टिंग पीरियड पूरा नहीं किया, तो जनरली कंपनी जो है वो रिफंड नहीं करती। लेकिन मान लो उसकी कोई गलती नहीं है, उसने पूरा वेस्टिंग पीरियड निकाला, लेकिन कंपनी के शेयर्स का प्राइस ही मार्केट में इतना गिर गया है, जो 2500 रुपीज का शेयर था वो 150 रुपए पे आ गया है। अब उसको लग रहा है कि यार मैं और 200 रुपए दूं उस शेयर के लिए जो कि ऑलरेडी मार्केट में 150 का मिल रहा है, तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है। यहां पर उसकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी फोरफिट नहीं करती और उसको रिफंड कर देती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी फोरफिट करेगी या रिफंड करेगी, रेगुलेशन 20 में लिखा है कंपनी जो चाहे कर सकती है, लेकिन कंपनी ने इसके बारे में पहले से ही लेटर ऑफ ऑफर में क्लैरिटी दी होगी। जब कोई लिस्टेड कंपनी अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन देना चाहती है, तो उसको सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस एंड स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 फॉलो करनी होती है। ये तो हम सबको बताया, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का, आइए समझते हैं। सबसे पहले कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 7 डेज का नोटिस जाएगा। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईसॉप को अप्रूव करेंगे एंड कॉम्पनसेशन कमेटी को फॉर्म करेंगे। फिर वो कॉम्पनसेशन कमेटी स्कीम ड्राफ्ट करेगी ईसॉप की, जिसके अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को लेकर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जाएंगी और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखी जाएंगी। बीओडी उस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की स्कीम को अप्रूव करेंगे, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे। जी हां, क्योंकि मर्चेंट बैंकर के बिना कुछ होता ही नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। एंड देन वो नोटिस प्लान करेंगे, नोटिस डिसाइड करेंगे, मतलब एक नोटिस ड्राफ्ट करेंगे जो कि मेंबर्स को भेजा जाएगा 21 क्लियर डेज पहले। फाइनली जनरल मीटिंग होगी और एसआर पास हो जाएगा। इसके बाद जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी फॉर इनिशियल लिस्टिंग, जिसको आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं। देन लेटर ऑफ ग्रांट एम्प्लॉइज को भेजा जाएगा, फिर उन एम्प्लॉइज से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा और उसके बाद कंपनी ऑप्शन सर्टिफिकेट जो है वो दे देगी। उसके बाद मिनिमम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होगा। वो 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो एम्प्लॉइज है वो एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन को, यानी कि कंपनी को लेटर ऑफ एक्सरसाइज देंगे। फिर कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करेगी बोर्ड मीटिंग के अंदर, यानी कि बोर्ड मीटिंग होगी, उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलेगी या उनके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, जैसे मर्जी आप कह सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग स्टॉक एक्सचेंज, हम मतलब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी उसकी लिस्टिंग के लिए। और जिस एम्प्लॉय को वो सस्ते या फ्री में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मिले हैं, वो चाहे तो अगर कोई लॉक इन पीरियड ना हो, क्योंकि कंपनी लॉक इन पीरियड रख भी सकती है कि आप शेयर्स में कन्वर्ट होने के बाद भी इतने साल नहीं बेच सकते, लेकिन अगर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, वो चाहे तो लिस्टिंग वाले दिन ही प्रॉफिट में बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे। दिस वाज द एंटायर प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस एज पर सेबी रेगुलेशंस। सेबी क्वासाई जुडिशियल बॉडी है, क्वासाई एग्जीक्यूटिव बॉडी है या क्वासाई लेजिस्लेटिव बॉडी है, आइए समझते हैं। क्योंकि सेबी बहुत सारी रेगुलेशन फ्रेम करता है, जैसे कि आईसीडीआर, लोडर, डी लिस्टिंग, टेक ओवर कोड, इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, तो क्योंकि सेबी लॉ बनाता है इन रेगुलेशंस के थ्रू, इसलिए क्वासाई लेजिस्लेटिव बॉडी है। वहीं सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है, सेबी के पास इंटरमीडियरीज को रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो सेबी वहां अप्रूवल्स देता है, रजिस्ट्रेशंस करता है, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह बिहेव करता है, तो वो क्वासाई एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है। एंड लास्टली, क्योंकि सेबी पेनल्टी लगाता है, आपको पनिश करता है एंड स्पेशल कोर्ट की हेल्प से आपको इंप्रिजनमेंट भी दिलवाता है, तो वो क्वासाई जुडिशियल बॉडी भी है। तो कंक्लूजन इज कि सेबी क्वासाई लेजिस्लेटिव, क्वासाई एग्जीक्यूटिव, क्वासाई जुडिशियल मींस ऑल ऑफ द अबव फंक्शंस करता है। हाँ जी, तो फाइनली कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, दिमाग के अंदर सारी चीजें सेट हो गई हैं बच्चे, एग्जाम के लिए अच्छे से याद हो गई हैं? इफ यस, और आगे की भी सीरीज चाहिए तो फटाफट से मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं 43 से लेके 60 तक की जो नेक्स्ट सीरीज है वो रेडी करूंगा, बट सब्जेक्ट टू कि आपको उसकी नीड है या नहीं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स गिवन बिलो।